चलिए भाई, तो आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का जो पेपर हुआ था वो। ठीक है, और ये पेपर किस शिफ्ट में हुआ था अभी? 20 फरवरी 2024, 20 फरवरी 2024 दूसरी शिफ्ट के अंदर। पहली शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ था वो हमने डिस्कशन कर लिया है, वो आप प्रीवियस यानी इसी वीडियो के नीचे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप उस प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, देखो हम जो सॉल्यूशन करने वाले हैं ना वो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट होने वाला है। आप अगर इस स्पीड से प्रश्नों को हल करेंगे तो वो आपके एग्जाम में भी हल हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये वाला प्रश्न लिखा हुआ है, पहला ही क्वेश्चन, आप थोड़ा सा टाइम लेके इसको सॉल्व कीजिएगा, मैं करता हूँ। ठीक है भाई, देखो किसी मूलधन पर, मूलधन का मतलब प्रिंसिपल, किसी मूलधन पर 5 वर्ष के लिए, यानी टी का मान कितना है 5 वर्ष के लिए प्राप्त साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब एसआई, एसआई मूलधन का 2/5 है, यानी मूलधन का 2/5, इसका मतलब एसआई और पी का मान कितना आ गया 2/5। अब आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई किसका, कि एस आई बराबर क्या होता है पी आर टी बटे 100। यदि मैं इस पी को इसके नीचे ले आऊँ यहाँ पर, ठीक है, और इसको यहाँ पर ऐसे लिख दूँ, ठीक है, इस पी को यहाँ लिया तो इधर क्या बचा आर टी बटे 100, आर टी बटे 100, इसका मतलब एस आई बटे पी क्या होता है आर टी बटे 100, यानी ये 2/5 है, वो किसके बराबर है आर टी, और बटे में क्या लगा देंगे अभी 100। ठीक है, टी टाइम, टाइम हमारे पास कितना है अभी 5 साल, कितना है 5 साल, तो यहाँ पर हम टी की जगह टाइम लिख देंगे 5 साल। अब काट दो भी इनको, देखो सॉरी 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 0, 5 से काटेंगे 5 से कम 5, 5 चौके 20, 4 से इधर मल्टीप्लाई होगा, आर का मान कितना आएगा अभी 8%। ठीक है, आप इसको जितना डायरेक्ट कर सकते थे उतना डायरेक्ट है वो आप कर सकते हो। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी। आगे वाला देखिए, जैसे ये वाला प्रश्न लिखा हुआ है कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य 3000 रुपये है। बिल्कुल सही बात है, अभी मान लिया आपकी बात कि 3 नोटबुक और 6 पेन का मूल्य है, यानी 3 नोटबुक और 6 पेन यानी 6 पी, इनका मूल्य कितना है 3000 रुपये है। उतनी ही धनराशि से एक नोटबुक, धनराशि कितनी है अभी 3000, और उतनी ही धनराशि से एक नोटबुक यानी एक नोटबुक और 12 पेन खरीदे जा सकते हैं, यानी 12 पेन। ठीक है, इसका मतलब यदि इनकी राशि बराबर है तो ये भी आपस में क्या होंगे बराबर, यानी 3n प्लस 6p बराबर होगा n प्लस 12p। ठीक है, अब n को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना बचेगा भाई ये 2n, और इस 6p को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो कितना बचेगा 6p। यहाँ से n बटे p 2 से काटेंगे 3, तो ये रेशो कितना आ जाएगा भाई 3/1, यानी नोटबुक कितने हैं 3 और पेन कितने हैं 1। ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम नोटबुक और पेन की क्या पूछा है इसने, राजू 15 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितनी धनराशि है वो देनी होगी। आप देखो भाई इस क्वेश्चन को, कितनी धनराशि हमें देनी होगी। n का मान कितना रखना है 3 और p का मान 1। n का मान 3 रखेंगे, यहाँ पर देखो भाई n का मान 3 रखेंगे, कौन सी समीकरण में रख लो, चाहे इसमें रख लो और चाहे इसमें रख लो, मैं मान लो इसमें रख रहा हूँ, तो 3n, n का मान कितना 3, तो 3 3 9 प्लस p का मान 1 तो 6, 9 और 6 कितने हो गए 15, मतलब 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3000, 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 200। 15 यूनिट की वैल्यू 3000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 200। हमें क्या पूछा है 15 पेन खरीदना चाहता है, कितने पेन 15 पेन, एक पेन का 1 यूनिट है तो 15 पेन का कितना हो जाएगा 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा 3000, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे वाला देखो, जैसे ये लिखा हुआ है 5 संख्याओं का औसत 32 है, 5 संख्याओं का औसत 32 है,
यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 28 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या है वो ज्ञात कीजिए। तो देखो 5 संख्याओं का औसत 32 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा अभी, 32 गुणा में 5 यानी 160। यदि एक संख्या हटा दी तो संख्याएं कितनी बची, 4। तो मतलब 28 गुणा में 4, 28 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना बन जाएगा भाई, 120। 120 में से 8 घटा दो भाई, 112। हटाई गई संख्या क्या है, हटाई गई संख्या इन दोनों को घटा दो, 10 में से 2 गए 8, 5 में से 1 गया 4, हटाई गई संख्या क्या है, 48। ठीक है, ये तो औसत का था प्रश्न, बिल्कुल आसान था। ठीक है, ये वाले प्रश्न देखो भाई, 72 बाइंडर 22 दिनों में 720 किताबें बाइंड करते हैं, 12 दिनों में 660 किताबें बाइंड करने में लिया गया समय है वो, बाइंडरों की आवश्यकता है वो कितनी होगी। तो देखो इस प्रकार के प्रश्नों में हम कौन सा सूत्र लगाते हैं अभी, एम यानी मैन, टाइम और एच, एम टी एच यानी मैन कितने आदमी लगे, टी कितना टाइम लगा, हावर, और बटे में क्या आ जाएगा अभी, कितना कार्य हुआ, यानी M1 T1 H1 बटे W1 बराबर होता है M2 T2 H2 बटे W2। ठीक है, देखो भाई पहले में आदमी देखो कितने लगे हैं, 72 बाइंडर, कितने 72 बाइंडर, टाइम कितना 22 दिन, टाइम लग गया 22 दिन। 720 किताबें बाइंड करते हैं, कितनी किताबें बाइंड करते हैं अभी, 720 किताबें बाइंड करते हैं। ठीक है, 720 किताबें हैं वो बाइंड करते हैं। ये लो 72 बाइंडर 22 दिनों के अंदर 720 किताबें हैं वो बाइंड करते हैं। हमें क्या पूछा है, तो 12 दिनों में टाइम कितना, 12 दिन, 660 किताबें, यानी काम कितना हो रहा है 660, और हमें कितने बाइंडरों की आवश्यकता होगी, हमें मान लिया x बाइंडरों की आवश्यकता होगी। तो परसेंटेज निकालने के लिए भी कर दो इनको मल्टीप्लाई, देखो 1 0 से तो 1 0, 6 से काटोगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 से इसको काटोगे कितना आएगा 11, 12 से इसको काटोगे 12 एकम 12, और 12 छिके 72। ठीक है, काटना देख लो भाई, 6 से इसको काटोगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 से इसको काटोगे 2, ये कटेगा 11, कितना बचा भाई, इधर तो बचा 11 बटे 1 बराबर इधर बचा x बटे 11, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x का मान कितना आएगा 121। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को करना है, बिल्कुल आसान आसान है यदि आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझे हुए हैं तो। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल है, एसएससी जीडी के अंदर प्रश्नों का लेवल है वो मतलब बहुत ही लो आता है। ठीक है, तो आप इनको कर सकते हैं अभी। देखो 8400 रुपये को PQR के बीच क्रमशः इस भाग में बांटा जाता है। ऐसा सवाल पहली शिफ्ट में भी हमने किया था, तब हमने क्या किया था अभी कि 2/3 अनुपात 3 अनुपात 1/3, नीचे वाले रेशियो हटाए थे, और नीचे वाले रेशियो कैसे हटाए थे भी, इसको 3 से मल्टीप्लाई करा के, यानी सारी जगह किसको मल्टीप्लाई करा दो 3 से, तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ कितना बचेगा 2, ये 3 तिया 9, और 3 को 3 से काटेंगे 1। ठीक है, ये आ गया हमारा रेशियो, कितना हो गया 9 और 1 10, 10 और 2 12, हमारे अकॉर्डिंग कुल हिस्सा कितना है 12 यूनिट है, कितना यूनिट है 12 यूनिट, पर्सन के अकॉर्डिंग कितना है 8400, कितने हैं 8400, तो मतलब 12 यूनिट की वैल्यू कितनी है 84,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 से काट देंगे 12 साते 84, कितना आएगा 700, 1 यूनिट की वैल्यू 700 है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 700। हमें क्या पूछा है, आर का हिस्सा पूछा है, तो आर का हिस्सा कितना है अभी 1 यूनिट ही है, यही है, तो अरे ये तो यही है PQR, अब ये आर का हिस्सा कितना है 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 700 रुपये, तो ऑप्शन नंबर ए कितना आएगा 700 रुपये। ठीक है, ये वाला देखो भाई प्रश्न क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या के 20% का 25% 250 के बराबर है, किसी संख्या के 20% का 25%, 20% का 25%, इसको मान लो भी, मान लो x संख्या है, x का 20% कितना होगा 1/5, और इसका 25% कितना होगा 1/4, और किसके बराबर है 250 के बराबर है। ठीक है,
तो हमें इस x का कितना बताना है 35%। तो x कितना आ जाएगा अभी 250 गुणा में 5 गुणा में 4, ये तो वो संख्या आ गई x। और इसका हमें कितना बताना है 35%, तो इसको क्या कर लो 35/100। ठीक है, एक जीरो से तो एक जीरो, और देखो 5 से काटो 5 दूनी 10, 2 से काटो 2, कितना बच गया अभी देखो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, और गुणा में कितना 25, गुणा में कितना 25। अब 70 में किसका भाग देना है 25 का, नहीं सॉरी गुणा करवाना है, तो 25 साते 175, कितना 175, तो ये कितना होगा 1750 रुपये। ठीक है, बिल्कुल आसान सा सवाल था। ठीक है, ये देखो बिल्कुल अगेन बिल्कुल आसान सा प्रश्न है कि उन विद्यार्थियों को अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट और 2703 कैंडी को इस प्रकार वितरित किया जा सके कि प्रत्येक विद्यार्थी को समान संख्या में चॉकलेट और कैंडी आए। जब ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं तो हम क्या करते हैं अभी HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो निकालते हैं। तो इनका HCF कितना आएगा अभी 1003 का फैक्टर करोगे तो 1003 के फैक्टर कितने होंगे 1003 में किसका भाग जाता है अभी देखो 17 का भाग चला जाएगा। देखो 17 पंजे 85, 17 पंजे 85, 15 बच गए, 15 और 3 153 हो गए। तो 153 17 में कितना होता है 153, यानी हम इसको लिख सकते हैं 59 गुणा में 17। इसी तरीके से 2703 है 2703, इसको क्या लिख सकते हैं अभी 17 का भाग दो इसमें पहले तो। ठीक है, देखो कितना आता है दिखाने 17 एकम 17, 17 एकम 17, कितने बच गए 10, 10 और 0 कितने बन गए 100, और फिर यही बन जाएंगे 17 5 85 9 159। और इस 159 को क्या लिखा जा सकता है अभी 159 को नहीं जोड़ा जा सकता, अभाज्य संख्या है। तो इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है अभी, इन दोनों में कॉमन कौन है ये वाला 17 और ये वाला 17 आपस में क्या है कॉमन। तो चॉकलेट और कैंडी कितने कितने वितरित की जाएंगी भाई 17 17 कैंडी है वो एक समान वितरित किए जा सकेंगे। ठीक है, चलो ये वाला बताओ भाई। एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है, यदि लाभ 25% हो, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, यानी वस्तु का मूल्य 4 है तो 1 रुपये का लाभ होगा और कितना होगा 5। लेकिन देखो 4 रुपये की वस्तु को 5 रुपये में बेचा जा रहा है, 5 रुपये में नहीं बेचा जा रहा, कितने में बेचा जा रहा है 6875, 6875, 6875। तो ये इस 5 का कितना गुना होगा भाई 5 एकम 5, 5 तिये 15, 5 साते 35 और 5 5 से 25, यानी 1375 गुना। तो ये भी इसका कितना गुना हो जाएगा 1375 गुना। ठीक है, 1375 गुना। अब देखो 1375 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 1300 को कराओ, 1300 को 4 से कराएंगे तो 13 चौकी 5200 तो 1 हो गई, और 7500 को 4 से कराना है तो 75 चौके कितने होते हैं अभी 300, तो 5200 और 300 कितने हो जाएंगे 5500, कितने हो जाएंगे 5500, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट नहीं है ना तो करो भाई इसको, अगर तुम डेली यदि प्रैक्टिस करते हो ना मेरे साथ तो आपकी कैलकुलेशन है वो इतनी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, और ये इतनी फास्ट स्पीड चाहिएगी भाई। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी तो करने हैं ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी उसका CP MRP से 60% अधिक है, मतलब ये 160 है तो MRP कितनी है 100। यदि 20% की छूट दी जाए, 20% की छूट MRP पे दी जाएगी, तो इसका जो बेचेगा ये बेचेगा यानी विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस बेचेगा वो कितने में बेचेगा 80 रुपये में बेचेगा। ठीक है, तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा, लाभ का प्रतिशत क्या बोला है अभी इसने, यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है, ये वाइस वर्षा हो गया भाई। देखो ये क्या बोल रहा है कि क्रय मूल्य से 60% अधिक है, यानी क्रय मूल्य यदि 100 रुपये है तो MRP कितनी है 160 रुपये। ठीक है,
और वो बोल रहा है यदि 20% की छूट दी जाए, एक बात याद रखना भाई, छूट हमेशा ही अंकित मूल्य पर दी जाती है, एमआरपी पर। तो बताओ 20% की छूट देगा ये, तो कितने में बेचेगा? 80 रुपये में। कितने रुपए में? 80 रुपये में बेचेगा। तो ये प्रश्न गलत है क्या भाई? किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% अधिक है। क्या हो गया भाई? अरे देखो इसको मिस्टेक कर दी ना यहाँ पर। प्रश्न क्या था? 20% की छूट, और मैंने क्या बताया था? छूट हमेशा किस पर दी जाती है भाई? छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर दी जाती है। अंकित मूल्य कितना है? 160। तो आप देखो 160 का कितना परसेंट? 20%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 दूनी 32, यानी 160 रुपये पर 32 रुपये की छूट दी जाएगी। कितने रुपये की छूट दी जाएगी? 32 रुपये की छूट दी जाएगी। तो कितने में बेचेगा? 128 रुपये में बेचेगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना कि छूट हमेशा किस पर दी जाएगी? एमआरपी पर दी जाएगी। तो देखो 100 रुपये की वस्तु है, उसको 128 रुपये में बेचा, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 28% का। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे देखिएगा नेक्स्ट। एक सेकंड भाई, देखो एसएससी जीडी के अंदर है ना, प्रश्नों का लेवल यही रहने वाला है। अगर आपने इस तरीके के प्रश्न कर लिए तो फिर इसका मतलब, अगर ये प्रश्न आ रहे हैं इसका मतलब आपका सिलेबस है वो बिल्कुल तैयार है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो बताओ इस सवाल का उत्तर कितना होगा? एक बेलन का वक्र पृष्ठीय, बेलन कैसा होता है भाई? इस तरीके का। ये क्या है? बेलन। और बेलन का वक्र पृष्ठीय यानी वक्र जो हमें दिखाई दे रहा है, जैसे ये वक्र कितना होता है भाई? 2πr/h। हमें जो दिखाई दे रहा है, यानी जैसे ये बेलन की है, बेलन है, क्या है? बेलन। इस बेलन में हमें बताओ जो मैंने अंगुलियों से ढक रखे हैं वो दिखाई थोड़ी दे रहे हैं। ठीक है, हमें ये सिर्फ जो बेलनाकार आकृति है वही दिखाई दे रही है। तो इसका कितना होता है? 2πr/h। 2 पाई का मान कितना? 22/7। आर यानी त्रिज्या कितनी है अभी? 70 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर। हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल तो बताना है। तो काट दो इसको, 7 से काटो, ये कितने आएंगे? 10। और तो किसी से कटना ही नहीं है ना। तो देखो 22 दूनी 44, 22 दूनी 44 गुणा में 10 गुणा में 14। 14 को फिर 44 से कराओ भाई, जो 14 चौके 56, हंसी लगी 5, 14 चौके 56, 56 और 5 61, कितना आएगा? 616। 616 गुणा में 10 यानी 6160 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या रहने वाला है? क्षेत्रफल। ठीक है, बेलन का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए कितना होता है? 2πr/h। ठीक है, आगे वाला देखिए नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है अभी। 9000 रुपये को 80% प्रति वर्ष की दर से, 80% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज जो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है उधार दिया जाता है, तो 12 महीने का चक्रवर्ती ब्याज है वो कितना होगा? 12 महीने का मतलब देख लो भाई, 12 महीने का मतलब 2 साल हो गए। अगर हम इस चक्रवर्ती ब्याज को मतलब अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करें तो 2 साल हो गए। तो देख लो 9000 का 80% पहली बार, और दूसरी बार भी कितना? 80%। कितना हो जाएगा ये? 4 जीरो से तो 4 जीरो कैंसिल, और इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा भाई? देखो 9 गुणा में 8 गुणा में 80। ठीक है, 9 8 72, 72 गुणा में 80। 72 को मल्टीप्लाई कराओ किससे? 80 से। ठीक है, 72 0 0, 8 दूनी 16 को चिको, हंसी लगी 1, 8 7 56 और 1 57, कितने हो गए? 5760। कितने हो गए भाई? 5760। इसमें मिस्टेक कहाँ कर दी भाई? 12 महीने का चक्रवर्ती ब्याजी तो हमें पूछा है। आगे वाला सवाल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है अभी? सवाल को ध्यान से देखो कि 0.1 की स्क्वायर प्लस 0.01 की होल स्क्वायर का मान क्या होगा? तो देखो 0.1 की स्क्वायर मतलब 0.1 गुणा में 0.1 प्लस 0.01 गुणा में 0.01। इसका मतलब दो संख्याओं के बाद में पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट यहाँ पर आएगा, प्लस यहाँ पर कितनी है अभी? 2 2 4 संख्याएं हैं तो इसका मतलब चौथे स्थान पर क्या आएगा? पॉइंट आएगा। दोनों का क्या कर दो? जोड़। तो देखो इसको रख दो यहाँ पर
1 क्योंकि पॉइंट के स्थान पे क्या आता है, पॉइंट, तो 1 0 1 0 0। इसका उत्तर कौन सा आएगा भाई, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या रहने वाला है, बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, ये वाला प्रश्न देखो, ये वाला तो कॉन्सेप्ट ही बहुत बढ़िया है कि यदि 6 पेनों का क्रय मूल्य 5 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, 6 पेनों का क्रय मूल्य, इसका मतलब 6 गुणा में सीपी, 6 गुणा में सीपी बराबर है 5 पेनों के विक्रय मूल्य के, यानी 5 पेनों का विक्रय मूल्य यानी 5 गुणा में एसपी, यही तो है। तो यहाँ से सीपी बटे एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा भाई, 5/6। इसका मतलब 5 रुपये की वस्तु है वो कितने रुपये में बेची जा रही है, 6 रुपये में बेची जा रही है, तो हमें क्या होगा, लाभ होगा। क्या होगा, लाभ। बताओ 5 रुपये की वस्तु 6 रुपये में बेची जाएगी तो 1 रुपये का लाभ होगा, और 1 रुपये का लाभ किस पर होगा, 5 पर। 1/5 परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100, 1/5 कितना होता है अभी, 20%। कितना होता है, 20%। तो इसमें क्या होगा, 20% का लाभ होगा। ये वाला देखो, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी उसका सीपी यदि कितना है 100 रुपये, तो वह एमआरपी कितनी बनाता है, 150 रुपये अंकित करता है, तथा 20 रुपये की छूट देता है, यानी एसपी। 20 रुपये की छूट का मतलब, 20% की छूट का मतलब है, मैंने पहले भी बताया था कि छूट हमेशा किस पर दी जाती है, एमआरपी पर। किस पर, एमआरपी पे। तो एमआरपी पे छूट दी जाती है 20%, यानी 150 का 20% कितना होगा, 30। तो कितने में देगा, 120 रुपये में। छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है, तो बताओ भाई, यदि 100 रुपये की वस्तु को 120 रुपये में बेचेगा तो कितने परसेंट का लाभ होगा भी, 20% का लाभ होगा। ऐसे सवालों को आप ओरली कर सकते हैं। ठीक है, तभी तो एसएससी जीडी में पूरे आते हैं। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 720, और उनका महत्तम समापवर्त्य 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात करो। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या, और बराबर किसके होते हैं भी, HCF गुणा में LCM। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है, 720, HCF कितना है 4, LCM हमें ज्ञात करना है, तो LCM। काट दो भी इनको, देखो 4 से काटोगे 4 8 32 180, तो इधर LCM है, तो LCM कितना आएगा, 180। ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही रहने वाला है। ठीक है, देखो एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, तो इसके आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा, गोले का आयतन कितना होता है अभी, गोले का आयतन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, यदि हम प्रतिशत की वृद्धि कर रहे हैं त्रिज्या के अंदर, तो देखो 4/3 एक न्यूमेरिकल संख्या है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, और पाई है, पाई भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 22/7, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन किस में होगा, त्रिज्या में, और वो भी कितनी बार हो रहा है, 3 बार। आर क्यूब का मतलब कितनी बार है, 3 बार। 50% का मतलब कितना होता है अभी, 1/2। इसका मतलब 2 से कितना हो रहा है, 3, 2 से कितना हो रहा है, 3, 2 से कितना हो रहा है, 3, यानी 8 से ओवरऑल कितना हो गया, 8 से कितना हो गया, 27। तो बताओ कितने की वृद्धि हुई, 8 से 27 करेंगे तो कितने की वृद्धि होगी, 21 की वृद्धि होगी। और नहीं भाई, कितने की वृद्धि होगी, 8 से 27 जाएंगे तो 19 की वृद्धि होगी। कितने की वृद्धि होगी, 19 की। हाँ, 19 की वृद्धि होगी, और ये वृद्धि होगी किस पर भाई, 8 पर। परसेंटेज निकालने के लिए गुणा में 100। देखो 100 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 12.5। कितना आएगा, 12.5%। ठीक है, अगर इसको गुणा करवाने में दिक्कत होती है ना, तो इसको ऐसे लिख लो, 19 गुणा में 25/2, 25/2। अब देख लो 25 को 19 से कराएंगे, 25 को किससे कराएंगे, 19 से, तो कितना आएगा भाई, 25 को 20 से कराते तो 25 दूनी 50, 500 आता। ये कितना आ जाएगा, 475, 475। और 475 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा भाई, 237.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है, सी। ठीक है, तो
तो आप ऐसे सवालों को है ना थोड़ा सा यदि ध्यानपूर्वक करेंगे ना, सवाल हो जाएंगे, ज़्यादा टफ नहीं आते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला सवाल है कि x का 45%, यानी x का 45% y के 15% के बराबर है, यानी y के 15% के बराबर है। 0 से 0, 5 से काटोगे तो कितना आएगा भाई, 5 तिये 15, 5 नीम 45, यानी x गुणा में 9 बराबर y गुणा में 3। x बटे y का मान कितना आ जाएगा, 3/9। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1:3। देखो दोनों ऑप्शन हैं, 3:1 और 1:3, लेकिन हमें पूछा किसका है, x और y का। तो x का कितना है 1, y का कितना है 3। देखो ये वाला कि 32 से पहले की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। तो लिखो भाई 32 से पहले 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, ये सारी की सारी संख्याएं होंगी। जब आप इनका जोड़ करके, और कितनी संख्याएं हैं भी ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 का भाग देंगे, आपके पास क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी थोड़ा कैलकुलेटिव है, बाकी आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये वाला है, ये वाला बताओ भाई कि स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफ़ा बनाता सर। ये जो नाम है इसको x मान लो कि x है, वो 16 दिनों में एक सोफ़ा बना सकता है। रेवती के साथ मिलकर काम करते हुए वह 128/17 दिनों में कार्य पूरा कर सकता है। रेवती अकेले काम करती है तो उसे कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। देखो ये जो स्वप्निल है, स्वप्निल 16 दिनों में एक सोफ़ा बनाता है। 16 दिनों में एक सोफ़ा बनाता है तो एक दिन में कितना बनाएगा, 1/16। कितना बनाएगा, 1/16। ये बोल रहा है दोनों साथ मिलकर करें तो 128/17। यदि स्वप्निल और रेवती दोनों मिलकर के काम करें तो 128/17 दिनों में काम पूरा हो जाता है। 128/17 दिनों में काम क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। तो आप बताओ भाई इसको कैसे। तो भाई 128/17 दिनों में ये मिलकर के पूरा काम करते हैं, यानी ये तो 16 दिनों में एक सोफ़ा बनाता है तो एक दिन में कितना हो गया, 1/16। ये 128/17 करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 17/128। अब देखो भाई ये जो s है वो तो 1/16 करता है और ये दोनों मिलकर के 17/128 करते हैं। इसका मतलब इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा भाई, यानी 1/17/128 माइनस 1/16, इन दोनों का अंतर होगा। वही तो क्या होगा, रेवती के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य होगा। ठीक है, तो रेवती के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा भाई, 16 गुणा में 17 माइनस 128, और 128 और 16 का एलसीएम कितना आएगा भाई। देखो इसमें तो गड़बड़ कर दी भाई, 16 के पहाड़े में कहीं 128 आता है क्या, 16 पंजू 80, 16 6 के 96 और 16 7 112 और 16 8 128। अरे वाह, हम तो इसको ऐसा लिख सकते हैं फिर 17 गुणा में 8 गुणा में 16 माइनस 1/16। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो 1/16 कॉमन ले लो, 1/16 ये कितना बन जाएगा, 17/8 माइनस 1। 17 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा भाई, 17 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 9/8। 9/8 दोबारा देख लो इसको, 17 एकम 17 हो गए, और देखो 17 में से 8 घटाएंगे कितने बचेंगे, 9/16 गुणा में 8 यानी 9/128। तो ये तो हो गया एक दिन में किया गया कार्य 9/128। एक दिन में 9/128 करता है तो पूरा काम 128/9। ठीक है, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था भी। ये मैक्सिमम रीच तक पहुंच चुका है, इसको हम क्वाइट कर देते हैं और आगे वाला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आज का अंतिम सवाल है ये। ठीक है, और प्रश्न क्या लिखा हुआ है
कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। यदि विपरीत दिशा से अपोजिट साइड से कोई आ रही है, उसको रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड है वो कितनी है। हमें दूसरी रेलगाड़ी क्या बतानी है, स्पीड बतानी है। तो बताओ भाई, 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को भी 12 सेकंड में ये पार कर देती है। बताओ भाई। अरे देखो, सिंपल सी बात है कि 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी को एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में ये पार कर रही है, तो जो इसकी स्पीड रही होगी वही तो इसकी स्पीड रही होगी भाई। इसका ट्रेन की जो स्पीड है वही तो इस ट्रेन की स्पीड है, क्योंकि इसको भी टाइम कितना लग रहा है, 12 सेकंड। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना कि किससे याद रखेंगे, डी टी एस से। हमें स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस कितनी है 384, टाइम कितना है 12, तो इसको कर दो भी 12 तिया 36 और 12 दूनी 24, यानी 32 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, डी। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा हमें अपने दिमाग का भी यूज़ करना है भाई कि कहाँ हमें किस तरीके से सवाल को है वो अप्रोच लगानी है। ठीक है, तो इसके अलावा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है भाई कि एसएससी जीडी की नई वैकेंसीज ये तो हो ही जाएगी, अगर इसमें हो जाए तो बढ़िया बात है। आर्मी की वैकेंसी आ गई है और भी बहुत सारी वैकेंसी आ गई हैं। एसबी क्लासेस के आप जो नंबर है स्क्रीन पे चल रहे होंगे, उन नंबरों पे आप कॉल कर लेना। ठीक है, तो ऑफलाइन क्लासेस हैं वो भी शुरू हो गई हैं, फिजिकल बैच भी स्टार्ट हो गए हैं, फिजिकल बेंच बहुत बढ़िया तरीके से करवाए जा रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।